अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज मुल्क भर के 41 कंटोनमेंट बोर्ड के 206 वार्ड्स पर इलेक्शन हुए, जिसके नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन इलेक्शंस की सबसे खास बात यह है कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद ये पहले ग्रास रूट लेवल के इलेक्शंस हैं और आज इसका जो नतीजा आएगा उसका असर पड़ सकता है आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस पर। पीटीआई कहती है कि अगले साल हम पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे और पीपल्स पार्टी पर भी मुसलसल ये दबाव है कि सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाए जाएं। इसलिए जो जमात आज कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस जीतती है, जो ज्यादा वोट जीतती है, वो यकीनन ये दावा करेगी कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका पलड़ा भारी रहेगा। आज के इलेक्शन में दिन भर जो पाकिस्तान से रिपोर्टिंग होती है, हमारे रिपोर्टर्स जो मुख्तलिफ जगह वार्ड्स में मौजूद पाया कि जो टर्न आउट है वो काफ़ी कम है। कुछ इलाकों में मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान झड़पें भी देखने में आई और इसके अलावा कराची में पीपल्स पार्टी ने सप्लीमेंट्री वोटिंग लिस्ट का भी इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि 2 रात पहले कल रात को जो है वो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी इशू की गई, जो कि गैर कानूनी है। ये इल्ज़ाम उनकी तरफ से भी लगा है। तो इस वक्त जो नताइज का सिलसिला है उसके मुताबिक पंजाब में जो एक है उसमें आज़ाद अरकान इस वक्त तक लीड कर रहे हैं। सिंध में 53 वार्ड्स हैं और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड है। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, जबकि बलूचिस्तान में इस वक्त बाप पार्टी जो है वो लीड कर रही है। लेकिन ये सूरत हाल थी। अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसमें कराची से भी हम बात करेंगे, पेशावर, लाहौर और कोयटा से हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उस्मान भट्टी की तरफ आते हैं जो कि लाहौर में इस वक्त हमारे साथ है। उस्मान, जरा बताइएगा कि नताइज आने का सिलसिला जारी है, किस पार्टी की लीड है इस वक्त तक? जी शहजाद, जैसा कि आज पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ। आज वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में जो है वो इलेक्शन का अमल था। बल्दियाती इंतखाबात ये जो हुए ये जमाती बुनियादों पर थे। इसमें तकरीबन जो 20 वार्ड्स थी वहाँ पर उम्मीदवार खड़े थे। तकरीबन जो टोटल उम्मीदवार थे जिनमें आज़ाद भी मिलाएँ तो ये तकरीबन 260 के करीब उम्मीदवार थे और 46 जो आज़ाद उम्मीदवार थे। और ये भी बहुत एक हैरानकुन बात है कि इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आए। और अभी तक जो हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं इस वक्त जो नून लीग का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे जो मुस्लिम यून के रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। इनका ये दावा है कि हमने वाल्टन कंटोनमेंट में 10 में से तकरीबन 7 जो सीटें हैं वो हम विन कर गए हैं, ये इनका दावा है। अभी तो जो नताइज हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करेगा। और इसके अलावा जो लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ से ये कहते हैं कि हमने 4 जो सीटें हैं वो जीत ली हैं। टोटल 20 वार्ड्स में इलेक्शन हुआ, जिनमें से एक जो कैंडिडेट था आज़ाद उम्मीदवार थे शौकत भट्ट, उनकी डेथ हो गई। 19 वार्ड्स में से नून लीग का दावा है कि हम 11 जो है वार्ड्स में विन कर चुके हैं। और इस वक्त जो टोटल वोट रजिस्टर्ड वोट था दोनों 20 वार्ड्स का मिलाएं तो वो 6,06,628 वोट था। और जो हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में हमने विजिट किए, उनका ये कहना था कि तकरीबन 40% जो है वो वोट कास्ट हुआ है। टर्नआउट 40% रहा है, क्योंकि आज लाहौर में बारिश भी रही, गलियों में पानी भी खड़ा रहा, जिसकी वजह से वोटर जो है वो उस तरीके से नहीं आ सका। अगर नून लीग के जो कैंडिडेट हैं, जो नून लीग के यहाँ रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया जाए, मगर वो रिक्वेस्ट वो कहते हैं नहीं मानी गई। और मैं आपको बताऊँ इस हल्के की अहमियत ये है कि यहाँ से हल्का NA 131 ये कहलाता है, यहाँ से इमरान खान जो है वो विन किए थे। इस हल्के की 15 वार्ड्स जो जिनमें 20 वार्ड्स में इलेक्शन हो रहा है, 15 वार्ड्स इस हल्का में आती हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात जब इमरान खान 2018 में इस हल्के से जीते थे, ज़िमनी इंतखाब में ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये फिर अपनी जीत नाम कर ली थी और PTI के रहनुमा हुमायूं अख्तर को हार का सामना करना पड़ा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पेशावर जाएंगे जहाँ पे हमारी नुमाइंदा नादिया सबूही मौजूद है। नादिया, ज़रा बताएगा कि पूरे दिन क्या बहुत ज़्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं हुई, टर्नआउट कैसा रहा और अब नताइज किस पार्टी के हक में ज़्यादा आ रहे हैं? हम पेशावर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो 5 वार्ड्स में इंतखाबात होने थे और वो कामयाबी से हो गए। लेकिन जो रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े गैर मुतवक्किल हैं, क्योंकि PK 75 और NA 30 दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। और जब से ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के जो हवाले से ऐलान किया गया था कि होने जा रहे हैं, तो PTI की जो मुहिम थी, इंतखाबी मुहिम, वो बहुत ज़ोरों पर थी, बहुत उरूज पर थी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमने देखा कि अपने वार्ड्स में जाकर PTI ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो ये सीट्स हासिल करें, लेकिन बिल्कुल नतीजा जो आया है उसके बरखिलाफ़ है। और उसमें जो एक PTI को नशिस्त हासिल हुई है
जबकि 2 पीपल्स पार्टी ने, एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक जो हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। पीटीआई को अगर हम ये कहें कि वाकई एक धचका लगा है, क्योंकि उनके जहन में यही था, जो पार्टी को अपनी कामयाबी का यकीन था और उनको ये तवक्को थी कि वो 5 में से 4 नशिस्तें ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त पीटीआई सिर्फ 1 नशिस्त हासिल कर सकी है। ये नादिया, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं। आप ये कह रही हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीट यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन अब तक के जो नताइज हैं उसके मुताबिक 5 में से सिर्फ 1 सीट पर तहरीक इंसाफ आगे है, जबकि वो तवक्को कर रहे थे कि वो 4 वार्ड जीतेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पीपल्स पार्टी ने भी जो 2016 में जो 2 नशिस्तें हासिल की थी कैंटोनमेंट बोर्ड की, उन्होंने अपने जो नताइज हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही बरकरार रहे हैं। 2 उम्मीदवार उनके आ गए हैं, कामयाबी हासिल की है। और पीटीआई को खासी हद तक धचका लगा है, जो 4 सीटों के बारे में दावा भी कर रही थी। एक नशिस्त जो यदुल्ला बंगश की है, वार्ड 4, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। उनका यकीनी था, क्योंकि उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी या उनके जो सपोर्टर्स थे। ठीक, कसीम की तरफ चलते हैं। कसीम सईद कराची में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कसीम, जरा बताइएगा, क्योंकि सियासी पार्टीज तो वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि कुछ वार्ड्स में, कुछ कंटोनमेंट्स में जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जो है बाद में शाया की गई थी वोटर्स की। जरा बताइएगा कि कैसा रहा आज पूरा वोटिंग का दिन कराची में और नताइज क्या कहते हैं इस वक्त? जी शहजाद, कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात इतने इलेक्ट्रीफाइंग नहीं होते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो बुलंद होता जा रहा है और वो सड़कों के अलावा टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। आज सारा दिन हमने देखा इलेक्शन कमीशन भी खासा एक्टिव रहा। कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड है जिनके ऊपर अगर आप कौमी असम्बली के हल्कों की बात करें तो तमाम पर ही तहरीक इंसाफ के अरकान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अब तक हमें पता चला है कि मनोड़ा से जो है वो पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, 2 वोट हासिल करके। इसके अलावा जमात इस्लामी ने क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट में, जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, 2 वार्ड जीतने का दावा कर रही है, जबकि पीटीआई इस वक्त 1 वार्ड मलीर कैंट से और 1 वार्ड जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल से जीतने का दावा कर रही है। आज सारा दिन हमने देखा कि 4 बड़ी वायलेशन हुई। एक तो वफाकी वजीर अली जैदी जिनको एक्सपेल करने के अहकाम जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इसके अलावा पीटीआई के ही 2 और MNAs अकरम चीमा, फ़हीम खान और इसके अलावा राजा अजहर जो कि MPA हैं, उनको इलेक्शन पैरा 17 की खिलाफ वर्जी पे कि कोई मुंतखब ओहदा रखने वाला शख्स किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दाखिल नहीं हो सकता है, इस खिलाफ वर्जी पर उनको एक्सपेल करने के अहकाम जारी किए गए। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ जाली पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में मौजूद थे जिनको पुलिस के हवाले किया गया। तो वायलेशंस के हिसाब से हमने देखा कि आज अच्छा खासा ये जो है वो हैवी दिन गुजरा। लेकिन उसके साथ साथ हम बताएं कि जिस तरह से प्लानिंग की गई थी कि हमने ये भी देखा कि तीसरी मंजिल पर कुछ पोलिंग बनाए गए थे और देखें आप सियासी जमातों की जानिब से सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। पोलिंग चूंकि खत्म हो चुकी है तो जहाँ पर एक तरफ इनके जो मरकजी कैंप्स हैं वहाँ पर जश्न का समा इस वक्त। आप अगर अभी क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड पर है तो कौन सी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है वहाँ पर? इस वक्त ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो जमात इस्लामी है उसने यहाँ से जो 2 वार्ड हैं उस पर कामयाबी हासिल की है और उसके कारकुनान यहाँ पे बड़ी तादाद में है। अगर आप देख सकें तो स्क्रीन के ऊपर के फायर वर्क का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है और यही कुछ सिलसिला हम देख रहे हैं कि कराची के जो दीगर 42 कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया कसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि क्लिफ्टन बोर्ड में कंटोनमेंट बोर्ड पर वहाँ पे जमात इस्लामी दावा कर रही कि वो 2 वार्ड्स वहाँ पे जीत चुके हैं। सलमान अशरफ इस वक्त हमारे साथ क्वेटा से मौजूद है। सलमान, जरा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त और नताइज किस पार्टी के हक में आ रहे हैं? जी, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में अभी तक नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है। सिर्फ वार्ड 1 से एक आज़ाद उम्मीदवार जो है उनकी कामयाबी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, जिन्होंने 700 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। जबकि दीगर जो 4 वार्ड्स हैं वहाँ पर अभी कंपाइलिंग का सिलसिला जारी है, वहाँ से RO ऑफिस के बाद सूरत हाल क्लियर होगी। लेकिन जो सूरत हाल कोयटा में ये थी कि जिस तरीके का सोचा जा रहा था, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दावे किए जा रहे थे, वैसा सरेदस्त सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हतमी नतीजा आने के बाद ही सूरत हाल का पता लग सकेगा। लेकिन एक सूरत हाल ये रही कि बाज़ सियासी जमातों की जानिब से 48 घंटे पहले पोलिंग स्कीम को रद्दोबदल करने के हवाले से गवर्नर बलूचिस्तान जो PTI के नामजद करदा हैं उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए कि उनकी जानिब से दबाव डाला गया और पोलिंग स्कीम में रद्दोबदल किया गया। टर्न आउट काफ़ी कम रहा, तकरीबन 20 से 30% के दरमियान टर्न आउट था।
लोगों की बड़ी अक्सरियत वोट डालने नहीं आई। जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स को निकाल के मुख्तलिफ एरियाज़ में शिफ्ट किया गया वोटर के हवाले से, उसमें भी लोगों की दिलचस्पी कुछ कम हो गई थी। रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, उसमें देखेंगे कि सूरत हाल क्या है। लेकिन जिस तरीके के दावे किए उस्मान भट्टी, नादिया सबूही और कसीम सईद इस वक्त हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ शहरों सूबों में क्या सूरत हाल है। पंजाब में लाहौर की जहाँ तक बात की जाए तो वो बता रहे हैं कि PMLN दावा कर रही है कि वो लीड में है। पेशावर में तहरीक इंसाफ को अपसेट हुआ है, ये कहना था नादिया का। और इसके अलावा बलूचिस्तान में अभी ज़्यादा नताइज नहीं आए हैं। और इसके अलावा कराची में जमात इस्लामी जो है एक कंटोनमेंट बोर्ड से वो जीत का दावा कर रही है। रिजल्ट्स आप जियो न्यूज़ पे देख सकेंगे जैसे जैसे आएंगे। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद कल एक अहम इजलास होगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में, और वो इजलास इस हवाले से है जो तनकीद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे की गई है। क्या इख्तियारात हैं, क्या हो सकता है इस इजलास में, इस पर बात करेंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। हुकूमत ने इलेक्शन इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने भी वफाकी वुज़रा के संगीन इल्जामात पर कल अहम इजलास तलब कर लिया है। देखना यह होगा कि कल के इजलास में क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वफाकी वुज़रा के बयानात को लेकर इनके खिलाफ किसी कार्रवाई का इरादा जाहिर करता है या नहीं। और सवाल यह भी है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसे कोई खसूसी इख्तियारात हैं जिसके तहत वो अरकान कौमी असम्बली के इश्तियाल अंगेज बयानात और इल्जामात पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है या नहीं। पिछले कुछ अरसे से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगले इलेक्शंस की साख पर अभी से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जबकि आजम स्वाति और फवाद चौधरी के इल्जामात के बाद बहरान मजीद संगीन हो गया है। इस हवाले से कल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होगा, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद। कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात लगाए हैं जिसमें रिश्वत देने की बात की गई, उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, और अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में कल इस हवाले से इजलास होगा। ज़रा बता सकते हैं कि क्या मुमकिन बात हो सकती है इस इजलास में, और क्या क्या इख्तियार है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास अगर इस किस्म के इल्ज़ाम सियासतदानों के जानिब से उन पर लगाए जाएं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर जो हमला किया है वो एक बहुत शदीद किस्म के इसके असरात जाएंगे और बहुत दूरस्त देखेंगे। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इसके बाद अपनी इम्पार्शलिटी और रिट को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बड़ा सख्त रासत कदम उठा रहा है, जो जैसे कि हमारी इतलात मिल रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 163 IG के तहत, आर्टिकल 163 I(1) के तहत भी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें इनको डिस्क्वालीफाई करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। जिसकी वजह से आपको याद होगा कि तलाल चौधरी, नियाल हाशमी और दानियाल अजीज़ को इसी शिक के तहत, इसी आर्टिकल के तहत उनको नाअहल करार दिया 5 साल के लिए। अब आगे चलें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं रूल ऑफ बिजनेस के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट के बराबर इख्तियारात हैं। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के भी उनके पास इख्तियारात हैं। वो आर्टिकल 204 के तहत वो भी अपने तोहनी अदालत भी कर सकते हैं। और इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है, उसके तहत भी ये कार्रवाई करने के मिजाज हैं। रिट बरकरार रखने के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। एक तो आप कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेक्शन 10 उनको ये पावर देता है, हाई कोर्ट के पावर्स देता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो डायरेक्ट इनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। जी हाँ, वो भी आर्टिकल जब 163(1) है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स अगर ये इनके खिलाफ के बारे में कोई ऐसी तज़हील या तजलील करे तो उनको डिस्क्वालीफाई करने के इख्तियारात हैं। तो इसलिए वही इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर का स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है।
क्या आज तक ईसीपी ने इन इख्तियारात का इस्तेमाल किया है किसी सियासतदान के खिलाफ? क्योंकि मेरी नज़र में तो कोई ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है कि ईसीपी ने ये इस्तेमाल किया हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, या किसी को डायरेक्टली इस तरह डिस्क्वालीफाई किया हो अपने इदारे के खिलाफ बात करने पे। हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा ही किया है आमतौर पर इदारों ने इस हवाले से। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। माजी में कई ऐसे मामले हुए कि हमारे बाद सियासतदानों को जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन को पेश करना पड़ा। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो उनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किसी 2 दफ़ा मामला में तलब किया। उस वक्त सरदार रजा साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्होंने माफ़ी मांगी थी, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो इसलिए वो माफ़ी तो तय है, अगर माफ़ी कोई देगा तो माफ़ी तो आदमी कोई तलब करता है तो उसको सदा कबूल करनी पड़ती है बाद दफ़ा। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको उनको माफ़ीनामा दे दिया था। जिस तरह उनके बाद उन्होंने जब हमारा जो 25 जुलाई को जो इंतखाबात हुए थे उस पर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इमरान खान साहब ने अपना वोट जो था वो ओपन कर दिया था, उस पर भी उनको नोटिस जारी हो गया था। इन्होंने उस वक्त भी माफ़ी मांगी थी। ये 2 मिसाल दे रहा हूँ। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करे, या उनके ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं उनका जवाब दे? क्योंकि अगर नोटिस इशू करते हैं तो ये लड़ाई जो हुकूमत और ईसीपी के दरमियान है ये तो मजीद बढ़ेगी। तो जो उनकी साख पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, बेहतर नहीं होगा कि उसका जवाब दें हुकूमत को जो इल्जाम उन पर लगाए गए? उसके इल्जामात के जवाब तो बनता है नहीं ना। ये तो नहीं कहेगा ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन का जनाब जो मेरे ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए हैं उसका आप सबूत पेश करें, ये तो वो नहीं कहेंगे। वो तो नोटिस जारी करेंगे। जब नोटिस जारी करेंगे तो उस टाइम जब पेश होंगे आपके आमने सामने, तो फिर जो वफाकी वज़रा जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो अपने इल्ज़ाम को लेके आगे बढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने। अदरवाइज तो इलेक्शन कमीशन नहीं पूछेगा जी आपने जो इल्जाम लगाए उसका जवाब दें, वो नहीं पूछेगा। दिलशाद साहब हमारे मौजूद थे, कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। वो चाहे तो इन बयानात पर पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, जो पावर सुप्रीम कोर्ट माजी में एक्सरसाइज कर चुकी है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का आगाज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा सकता है। अब देखना यह है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने इजलास में क्या फैसला करता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुसलसल महाजराई के बाद शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साख और किरदार पर संगीन इल्जामात लगा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ऑपोजिशन के तर्जुमान होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी हुकूमती इक़दामात के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इलेक्शन रिफॉर्म बिल पर एतराज़ात उठाने के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को नाकाबिले अमल करार दे चुका है। इसके बाद सवाल यह है कि इस महाजराई और इल्जाम तराशी के बाद आइंदा आम इंतखाबात गैर मुतनाज़ा कैसे होंगे? हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अदम एतमाद की फिजा में इम्पार्शलिटी कैसे बरकरार रखी जा सकेगी? ये वो सवालात हैं जो आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी, आईनी और कानूनी बहरान को जन्म दे सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के दरमियान ताल्लुकात हमेशा ऐसे नहीं थे। अहम बात यह है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद हुकूमत के नॉमिनी थे। उन्हें वजीर आजम की मंजूरी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था, और जब सिकंदर सुल्तान राजा ने ओहदा संभाला उसके बाद तकरीबन 1 साल के अरसे तक वजीर आजम इमरान खान उन पर भरपूर एतमाद का इजहार करते रहे, उनकी तारीफें करते रहे। लेकिन उस वक्त ऑपोजिशन जमातें फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दिया गया था और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर फॉरेन फंडिंग केस को आगे नहीं बढ़ा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताएं, आवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने। फ्रॉड का नाम है तहरीके इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो। आप क्यों नहीं बोले ईसीपी? आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे। याद रखना ईसीपी,
इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। एक ये दौर था कि जब हुकूमत इलेक्शन कमीशन की पुष्ट पर खड़ी नजर आ रही थी, जबकि ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहफुजात थी, उनसे शिकायत थी। मगर अब हालात ने मुकम्मल यू टर्न ले लिया है। अब ऑपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन की पुष्ट पर खड़ी हैं, मगर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार और जानिबदारी पर सवालात उठाकर उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। हुकूमती हलकों में कुछ लोगों का यह भी दावा है कि जब से ऑपोजिशन ने फॉरेन फंडिंग केस को लेकर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना शुरू किया है, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के खिलाफ जानिबदारी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से हमने 21 फरवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के एक ओहदेदार से यह सवाल भी किया था कि यह तासुर है कि पीडीएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ मामलात पर हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाकर गैर जानिबदारी साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार ने जवाब दिया कि ये कोई ख्वाब में भी ना सोचे कि कोई धरना देगा या कोई दबाव डालेगा तो इलेक्शन कमीशन दबाव में आ जाएगा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत दबंग आदमी है, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मगर इसके बाद से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुका है। 10 के इलेक्शन में हुकूमत ने पोलिंग के बाद अपनी जीत का दावा किया था, मगर ऑपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाया, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने अरकान की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया, जिसके बाद नून लीग ने यह मुतालबा किया कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। मगर हुकूमत का यह मौक़िफ़ था कि जब इब्तिदा में नून लीग ने सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस पर शिकायत की थी तो पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की मुखालफत के बावजूद पूरे हल्के में रीपोलिंग का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अपनी नौयत का फैसला है, जिसमें नून लीग वालों की डिमांड थी 337 पोलिंग स्टेशंस पे कोई मसला मसाइल नहीं है। इनका मुतालबा 20 पोलिंग स्टेशंस के लिए था। आज से पहले हमेशा रीपोल ऐसे ही पोलिंग स्टेशंस पे किया गया जैसे आप कह रहे हैं, जिसके ऊपर लेट से बेज़ाब्तियां थी या शको शुबात थे, सारे का सारा हल्का सेट असाइड नहीं कर दिया। इसके बाद हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखा, जिसके बाद री इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 19,000 वोट के मार्जिन से डस्का इलेक्शन हार गई। इसके बाद सेनेट इलेक्शन में ओपन या सीक्रेट बैलेट के मामले पर भी हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने आए। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने का ऑर्डिनेंस जारी किया था ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया ताकि इलेक्शन कमीशन को सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के जरिए करवाने का पाबंद किया जा सके, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वोट की सीक्रेसी बहाल रखने का फैसला तो दिया, मगर साथ ये भी लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऐसे इकदाम भी करे ताकि इलेक्शन के बाद वोट ट्रेसेबल हो सके। इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जीत करार दिया और फिर अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन से यह दरख्वास्त भी की कि वोट पर बारकोड दर्ज किया जाए ताकि वोट की शनाख्त मुमकिन हो सके। मगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से एक दिन पहले अपने बयान में कहा कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होंगे, जिस तरह माजी में होते रहे हैं। ईसीपी ने यह भी बयान में कहा कि वक्त की किल्लत की वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है। अहम बात यह है कि सेनेट इलेक्शन से कुछ रोज पहले यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की कुछ वीडियो सामने आई थी, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वोट खरीदने के इल्जामात लगाए और इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज की। और फिर हैरानकुन तौर पर 3 मार्च को अक़लियत में होने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए, जिसके बाद वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन को हॉर्स ट्रेडिंग का मौका दिया। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की कोई आइन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी बयान में लिखा
कि इसे वजीर आजम का बयान सुनकर बहुत दुख हुआ। ये हैरानकुन बात है कि एक ही रोज एक ही छत के नीचे जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं है? इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि जमहूरियत, आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का यही हुस्न है जो पूरी कौम ने देखा। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इस बयान ने हुकूमत से महाजराई के तासुर को मजीद तकवीत दी। इस बयान पर मुख्तलिफ तज्जियाकारों की जानिब से भी ये तनकीद होती रही कि इलेक्शन कमीशन बेशक मौक़िफ़ दे, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो एक आईनी इदारे को सूट नहीं करती। इलेक्शन कमीशन को ऐसे बयानात से इज्तनाब करना चाहिए जिससे सियासी बयानबाजी का तासुर सामने आए। सेनेट इलेक्शन में मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग और इलेक्शन कमीशन के बयान पर वफाकी वज़रा ने भी शिकवा किया और ये कहा कि जिस तरह डस्का इलेक्शन में फुर्ती दिखाई गई, इलेक्शन कमीशन ने उसी तरह मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियोस की मौजूदगी के बावजूद सेनेट इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात के लिए कोई फुर्ती नहीं दिखाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुखी होने के बजाय शर्मिंदा होने की जरूरत है। जो इलेक्शन है उसको जो शफाफ बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से पूरी जो है वो नहीं हो सकी। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है। आपके पास वीडियो है, वीडियो में खरीदारी हो रही है। सिंध के एक सीनियर मिनिस्टर नासिर अली शाह साहब जो हैं, उनकी आवाज़ में वो कह रहे हैं कि 10-12 करोड़ रुपया जो है मैं उससे भी ऊपर कर दूंगा। तो वीडियोज आई हैं, वो तो खुद शाहिद है ना आपके, आपने तो उसको जज करना था। दुखी रूह बनने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। सेनेट इलेक्शंस में महाजराई के बाद अब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन इस्लाहात के मामले पर भी आमने सामने खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ पर कम अज़ कम 37 एतराज़ात उठा चुका है। इलेक्शन कमीशन को यह एतराज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना धांधली रोक सकती है, ना इसके जरिए वोटर की शनाख्त खुफिया रहेगी, बल्कि ईसीपी का मौक़िफ़ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने यह एतराज़ भी किया है कि ईवीएम के इस्तेमाल से कम अज़ कम 150 अरब रुपए का खर्चा होगा। वोटर्स भी इतने तालीम याफ्ता या टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं है कि ईवीएम के जरिए वोट डाल सकें, जबकि इसके इस्तेमाल के लिए वक्त भी बहुत कम रह गया है और 2 साल से भी कम अरसे में इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग देना नामुमकिन है। ईसीपी के इन एतराज़ात के जवाब में वफाकी वज़रा ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अक्सर एतराज़ात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जबकि अक्सर मामलात का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात के अपने ऑब्जर्वेशंस कह लें वो उन्होंने जमा कराई हैं। 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक होगा, जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम ईवीएम इसलिए नहीं ला रहे कि इसका फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी से इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक है? ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जाने और हुकूमत जाने के वो पैसे देना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह के अहमकाना जो ऑब्जेक्शन जिस तरह के उन्होंने ईवीएम के ऊपर लगाए और फिर एक सियासत की। तमाम 37 ऑब्जेक्शंस उनके आए हैं, वो किसी फोरम पे नहीं आए, वो उनके स्पोक्स पर्सन ने मीडिया को जारी, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में अब कराए है ना जी, मीडिया में पहले लीक किया गया। वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन के किरदार, इसकी साख और जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को भोंडा कहा जा रहा है। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कुछ एतराज़ात ऐसे हैं जिस पर मुख्तलिफ हल्के इलेक्शन कमीशन पर यह तनकीद कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स की राह में गैर ज़रूरी रुकावट डालने का तासुर मजबूत हो रहा है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इसी अदम एतमाद की वजह से अब यह सवाल मजीद संगीन हो गया है कि ऐसे माहौल में गैर मुतनाज़ा इंतखाबात कैसे होंगे। एक तरफ ऑपोजिशन हुकूमती इस्लाहात पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रही है और इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है और इस पूरी सूरत हाल ने शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। इन मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार
सोहेल वड़ाई साहब। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन हुकूमत के साथ रिफॉर्म्स पे बात नहीं करना चाहती और हुकूमत जो है वो तनकीद करी, इल्ज़ामात लगा रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। ऐसे में आपको लगता है कि गैर जानिबदार इलेक्शन मुमकिन हो पाएंगे या आपको लगता है कि मामला सियासी और आईनी बहरान की तरफ आगे बढ़ेगा? मेरा ख्याल है बहरान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन हो। शायद वो चाहते हैं कि नया इलेक्शन कमीशन आए या एक नई सिलेक्शन हो, लेकिन जाहिर है अपोजिशन चाहेगी कि इसी इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन हो। तो ये एक कज़िया आने वाले दिनों में डेफिनेटली हमारे लीगल हलकों में और कॉन्स्टिट्यूशनल हलकों में ये तय होगा। और आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा हुकूमत के लिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें तब्दीलियां हो, खासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जैसे वो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, वो इस्तीफा देगा कहीं हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी अगर वो नहीं खुद इस्तीफा देते तो? मेरा ख्याल है हुकूमत का कार्रवाई करना तो मुश्किल है। ये दबाव डाल सकते हैं, ये उन्हें मजबूर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है अपोजिशन भी अपनी एहतजाज करेगी, वो भी देख रहे हैं। और अभी तक मेरा ख्याल है कि खामखाई हुकूमत ने उनसे फड्डा ले लिया। अभी तक कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है माजवाए इसके कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो मामला है, इस पे अभी जाहिर है अभी तो हुकूमत खुद भी ये तय नहीं कर सकी कि इतनी सारी वसाइल कहाँ से आएंगे। अभी बहुत सीरियस बात नहीं हुई, लेकिन इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है टारगेट करना और अदारों को टारगेट करना, मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है और इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को इस पे नजरसानी जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी मर्जी से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। उनके लिस्ट नाम भी जो था इमरान खान साहब ने भिजवाया था, तो फिर अपने ही बंदे पे सिलेक्ट किए हुए पे एतराज़ करना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पे हुकूमत जिम्मेदार है जो बहरानी हालात पैदा होने वाले हैं या होने का खदशा है, या आपके ख्याल में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था? मिसाल के तौर पे हुकूमत ये कहती है कि डस्का में हमने मुखालफत की थी पूरे इलेक्शंस करवाने के, पूरा रीपोल करवाने का मुस्तरद कर दी गई। ओपन बैलेट पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ट्रेसेबल बैलेट होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है। फिर जब सीट हुई तो इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा सख्त जवाब दिया इमरान खान के उस बयान के सामने। ये भी कहती है हुकूमत के अली हैदर गिलानी साहब की वीडियोस आई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, और अभी भी कह रहे हैं कि EVM पे बहुत सारे एतराज़ात ऐसे हैं जो कि डोमेन ही नहीं है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के, जैसे मिसाल के तौर पे स्टोरेज कहाँ होगी मशीन्स की, पैसा किसने देना है, कितना पैसा लगेगा। देखिए शहजाद इकबाल साहब, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है लॉजिक के तहत, दलील के तहत अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिससे कि हुकूमत की मुखालफत या हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने का तासर हो। हमेशा जो इलेक्शन कमीशन है उसको अपोजिशन को मुतमिन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस दफ़ा अजीब बात है कि अपोजिशन तो मुतमिन है और हुकूमत जो है वो गैर मुतमिन है। ये तारीख़ में मेरा ख्याल है पहला मौका है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे हुकूमत को तो नाराज़ ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो फैसले करता है वो गैर जानिबदारी के फैसले होते हैं, जबकि हुकूमत चाह रही होती है कि उनकी जानिबदारी के फैसले हों। तो मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा एक ऐसी फ़ज़ा बनी है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन हुकूमत को तो नाराज़ कर रहा है, जबकि पहले हमेशा हुकूमत को राज़ी करता था। तो ये एक नई सूरत हाल है। इस गैर जानिबदारी से चाहे उनकी ओहदा चला जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हाँ, लेकिन सोहेल साहब ये भी बड़ा रिसेंटली हुआ है, क्योंकि जनवरी तक तो हमने सुनाया इमरान खान साहब बैक कर रहे थे इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और मरीम नवाज और PDM जो है वो धरना दे रहे थे कि आप जानिबदार हैं, और फिर कहीं ना कहीं हुकूमत ये समझती है कि उन धरने और दबाव की वजह से फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय बदली है या अपना स्टांस चेंज किया है। मेरा ख्याल है जो भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे दौर में जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई अदारा जो है वो फैसले करता है और झुकने से इनकार करता है, उस अदारे को सलाम भी करना चाहिए और उसके चीफ को डेफिनेटली इज़्ज़त भी देनी चाहिए, क्योंकि बड़ा आसान है हुकूमत के साथ चलना, हुकूमत के मुखालिफ चलना या हुकूमत की मर्ज़ी को ना मानना या हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे देना। ये तो पाकिस्तान में रवायत ही नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान में ऐसी रवायत बनी है और एक ऐसे अदारे की तरफ से बनी है जिसको गैर जानिबदार रहना चाहिए, जिसको शफाफ इलेक्शन करवाने चाहिए और जो हुकूमत के आगे नहीं झुक रहा,
तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे लीगल हलकों से, हमारे वकला से, हमारे मीडिया से इसमें सपोर्ट आनी चाहिए। ये तो कोई नहीं कि जो हुकूमत अगर अपॉइंट करे फिर उसकी हुकूमत की मर्जी के ही फैसले आते जाएं, और हुकूमत जो है अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आए तो उसको कहे कि जी ये जानिबदार है, इसको हटाओ। ये तो गलत तरीका है। और हुकूमत इस वक्त ये भी बात हो रही है हुकूमती हलकों में कि हमसे गलती हो गई, हमने नहीं देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिश्तेदारियां किससे हैं। इज इट टू लेट? ये ख्याल अब हुकूमत को आ रहा है? जी, मेरा ख्याल है कि सारा कुछ देख के इन्होंने फैसला किया था, उन्हीं रिश्तेदारियों की वजह से तो फैसला किया था। तो अब वही रिश्तेदारियां इनको नेगेटिव लग रही हैं और ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के बगैर इलेक्शन हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुल्क के कानूनी हलके, मुल्क के मीडिया, मुल्क के तमाम बाशऊर लोगों को खड़े होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं, कोई गैर जानिबदार, शफाफ और गैर मुतनाज़ अगर कोई फैसले करे तो उसको हुकूमत उठा के फेंक दे। और इसी तरह अदलिया में चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऐसा हो कि जो हमारे खिलाफ फैसले ना दे, इसी तरह फौज का सरबराह ऐसा हो जो हमारे खिलाफ फैसला ना दे, तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है? आप ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदे हुआ है तारीख में कि एक इदारा जो है वो हुकूमत के खिलाफ, हमें हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता नजर आ रहा है। एक गैर जानिबदार राय ले रहा है, हाँ, जो जाहिर है हुकूमत के खिलाफ जा रही है। तो अब इस पे बाज़ ऐसा इस चीज की तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा अभी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, तो अदलिया की तरफ से कई ऐसे बयान आए सिसिलियन माफिया किस्म के, तो तमाम तर तनकीद ये होती थी कि अदलिया जो होती है उसको रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी तरफ से सियासी बयान आ सकते हैं, अदलिया का काम है रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे, ना कि किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सजा दे दे। तो उस वक्त ये बात होती थी। तो आज अगर सियासी तनकीद इलेक्शन कमीशन पे हो रही है तो क्या आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को बर्दाश्त करना चाहिए कुछ हद तक? देखें, वो बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट थी। उन्होंने उनकी तकदीर का फैसला करना था, इन्होंने कोई किसी की तकदीर का फैसला नहीं करना। वो जजेस को बिल्कुल इख्तियार नहीं था, ना ये कहने का सिसिलियन माफिया, और लोगों ने बिल्कुल सही गिरफ्त की थी। देखें, बुनियादी बात यह है कि ये जो इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन के कंडक्ट में कहीं खराबी हो, इलेक्शन के कंडक्ट के करवाने में, तो उस पर आप एतराज़ करें। उसमें सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आपने खुद ही अभी जब पूरा बैकग्राउंड बताया तो दोनों दफ़ा बताया कि सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो अपहोल्ड किया। जब डिस्का का इलेक्शन था उसको अपहोल्ड किया। दूसरी दफ़ा भी उन्होंने जो कहा, एक चीज़ नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की, उस पर पता नहीं कल को उन्हें जवाब देना पड़ेगा, उसका जवाब देंगे। और खासतौर पे इस बात पे बड़ा एतराज़ है कि डस्का में नून लीग की तो बात सुन ली गई, लेकिन जब हम वीडियोस लेकर गए अली हैदर गिलानी साहब, और उन वीडियोस के बाद होता भी यही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की इलेक्शन कमीशन ने। मेरा ख्याल है वो भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। देखें, अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई फाइनल अथॉरिटी तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है। इसलिए जजेस के कंडक्ट के ऊपर एतराज किया जाता है कि वो फाइनल अथॉरिटी है। आप देखें, नवाज शरीफ की तो कोई अपील भी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी थी। जो फैसला उन्होंने कर दिया वो कर दिया। सुप्रीम जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी अपील है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, तो किया जाए, चैलेंज बिल्कुल किया जाए। जिस बात पे एतराज़ है तहरीक इंसाफ को, वो चैलेंज करें, फॉरेन फंडिंग केस में चैलेंज करें, और भी जहाँ जहाँ उन्हें एतराज़ है वो करें, उसका कानूनी रास्ता खुला। ठीक है सोहेल साहब, आज के जो इलेक्शंस हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, इनको आप कैसा देखते हैं? इनके नताइज कितने अहम होंगे, खासतौर पर अगर पंजाब, केपी और सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शंस होने आने वाले दिनों में? ज़्यादातर देखें कि टाउन्स के अंदर इलेक्शन है या बड़े शहरों के अंदर कंटोनमेंट के अंदर इलेक्शन है, और पंजाब के अंदर तो ज़ाहिर है नून लीग और पीटीआई के दरमियान ही मुकाबला है, और मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन मिक्स ही इसका रिजल्ट रहेगा। उसकी वजह यह है कि पंजाब का जो शहरी हलका है वहाँ पे तहरीक इंसाफ भी अंगड़ाई ले रही है। सच तो ये है कि तहरीक इंसाफ की पहले से ज़्यादा वोट लेगी आने वाले इलेक्शन में, और ये 2018 से बेहतर परफॉर्म करेगी। तो इसी तरह जो सिंध है वहाँ की अपनी पॉकेट्स होंगी, उसमें अपना फैसला है, लेकिन ज़ाहिर है इसका कोई मासवाए महदूद असर के बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा मुल्क के इलेक्शन, मुल्क के सियासी हालात पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।